हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। देखिए, जो लोग सक्षम नहीं होते हैं कि वो किताबें खरीद सकें या फिर न्यूज़पेपर मंथली लगवा सकें या डिजिटली रूप में पढ़ सकें, तो ऐसे लोग को अगर अपने भाग्य को कोसना है तब तो वो उसे कोसते रहें। जबकि उसमें ही कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो इन सब संघर्षों से पार पाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं, यानी अपने सीमित संसाधनों पर पूरा भरोसा करके उसका सही यूटिलाइज करके वो आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। इसलिए आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए और उसी में निरंतर उन्हीं संसाधनों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास भी ऐसे कई उदाहरण होंगे। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब भी कोई रिजल्ट आता होगा, कि गरीब छात्र भी सफलता पाते हैं और उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जितने आम छात्रों के पास होते हैं। ना वो किताबें खरीद सकते हैं, ना महंगे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ये सब, लेकिन तब भी वो सफलता पाते हैं। वो इसलिए सफलता पाते हैं क्योंकि वो अपने कर्मों पर नहीं रोते, जो उनके पास संसाधन है वो उसमें ही खुश होकर तैयारी करते हैं। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि चीन की चालबाजी से बिगड़े हालात। दोनों देशों के बीच बातचीत व समझौते से ही टूटेगा गतिरोध, ऐसा सभी का मानना है। दूसरी न्यूज़ है रेल पटरियों के किनारे से हटाई जाएंगी झुग्गियां। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में 3 माह में 48,000 झुग्गियां हटाने का आदेश। तीसरी न्यूज़ है छात्रों को जो सुविधा दी नहीं उसकी फीस नहीं ली जाएगी। और चौथी न्यूज़ है न्यूज़ कंटेंट की शेयरिंग पर लग सकती है रोक, और ये रोक संभवतः अक्टूबर से लगाई जा सकती है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीन की चालबाजी से बिगड़े हालात। भारत ने पूर्वी लद्दाख में बीते 4 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सैन्य तनातनी के लिए चीन की चालबाजी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि एलएसी पर जमीनी हालात बदलने की चीन की एक तरफा कोशिश ने तनाव बढ़ाया है। मंत्रालय ने पड़ोसी देश को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि बातचीत और समझौते से ही गतिरोध का हर हल संभव है। इस बीच पैंगोंग झील के इलाके में बीते 5 दिनों से गहराए सैन्य तनाव का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने गुरुवार को 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे। वहीं ताज़ा गतिरोध का हल तलाशने के लिए दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता लगातार 5वें दिन भी चली। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29-30 की दरमियानी रात, यानी 29 और 30 अगस्त और 31 अगस्त की रात चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश के कारण बढ़े तनाव पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत बातचीत से सभी विवादों का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन की आक्रामक सैन्य रणनीति से किसी तरह दबाव में नहीं आने का संदेश देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि किसी देश को उकसाने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का यह रुख इसलिए अहम है क्योंकि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की ब्लैक टॉप हिल की रणनीतिक चोटी पर भारतीय सेना की मजबूती से चीन बेचैन है। दूसरी न्यूज़ है कि रेल पटरियों के किनारे से हटाए जाएंगे झुग्गियां। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के किनारे लगे कूड़े के ढेर, अवैध निर्माण और झुग्गियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48,000 झुग्गियों को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि इसमें किसी तरह की राजनीतिक या अन्य दखलंदाजी नहीं होगी। कोर्ट ने ताकीद की है कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई अदालत रोक नहीं लगाएगी और यदि किसी मामले पर रोक आदेश पहले से जारी हो चुका है तो वह प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे लगे कूड़े और प्लास्टिक थैलियों के ढेर को भी हटाने का आदेश दिया है। इस पर 1 महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद है 3 महीने में राजधानी की सूरत काफ़ी बदल जाएगी और ट्रेन से दिल्ली आने वालों को काफ़ी सुखद एहसास होगा। 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिल्ली में पर्यावरण पर MC मेहता केस में गत सोमवार को दिए। कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे कूड़े के ढेर के संबंध में दाखिल EPCA यानी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की रिपोर्ट और रेलवे का हलफनामा देखने के बाद निर्देश दिए हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है, छात्रों को सुविधा अगर नहीं दी गई है तो उसकी फीस नहीं ली जाएगी। कोरोना काल में भी सामान्य फीस के साथ साथ छात्रावास और परिवहन के लिए चार्ज की मांग कर रहे शैक्षणिक संस्थानों को आगाह किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत संस्थान अब छात्रों पर पहले जैसी फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकेंगे, बल्कि वह छात्रों से उतनी ही फीस ले सकेंगे जिसकी सुविधा उन्होंने कोरोना संकट में दी है, यानी छात्रावास और परिवहन फीस आदि नहीं ले सकेंगे। AICTE ने अपने से संबद्ध सभी संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि जो संस्थान ऐसा नहीं करेंगे या उनके खिलाफ इससे जुड़ी कोई शिकायत मिलती है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। AICTE के मेंबर सचिव राजीव कुमार ने संस्थानों को दिए निर्देश में यह भी कहा है कि आने वाले सेमेस्टर के दौरान भी छात्रों और परिजनों पर फीस को लेकर किसी भी तरह का जबरिया दबाव भी ना बनाया जाए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट न्यूज़ है, न्यूज़ कंटेंट की शेयरिंग पर लग सकती है रोक। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समाचार की शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक व इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी की गई है। नई सेवा शर्त के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। हालांकि प्रकाशकों के साथ ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विवाद को देखते हुए फेसबुक ने नई सेवा शर्त के तहत खुद को इस मामले में सशक्त किया है। अभी कोई भी प्रकाशक या व्यक्ति फेसबुक पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर को डाल सकता है। अमूमन खबर से जुड़े कंटेंट को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाता है। मामले के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत प्रकाशक फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ कंटेंट डालते हैं उसके बदले प्रकाशक फेसबुक से पैसा मांग सकते हैं। फेसबुक को इसी बात पर ऐतराज़ है। तो ये नेशनल पेज की हमारी 4 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करने वालों पर भड़का चीन, भारत पर समझौता तोड़ने और माहौल बिगाड़ने का लगाया है आरोप। दूसरी न्यूज़ है कि भारत में बनेंगी अब रूसी AK-203 राइफलें। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों पिटने के बाद चीन अब तिब्बत को लेकर चिंतित हो उठा है। चीन ने कहा कि वह तिब्बत इंडिपेंडेंस फोर्सेस की अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों का विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब हुई। उन्होंने कहा, चीन की स्थिति बिल्कुल साफ है। तिब्बत को चीन से अलग करने की गतिविधियों में लिप्त ताकतों को समर्थन देने वाले देशों का हम विरोध करते हैं। लद्दाख में जारी सैन्य तनाव पर चुनिंग ने कहा, भारत ने ही समझौते को तोड़ा है और LAC पार कर हमारी ओर आ गया है। भारत ने ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन नहीं हड़पी है, न हमारी सेना ने कभी सीमा लांघी है। हमने कभी कोई युद्ध भड़काने की कोशिश नहीं की है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। चीन के इस आरोप को भारत पहले ही नकार चुका है। चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ तिब्बती लोगों की मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता भड़क उठी। उन्होंने गुस्से में कहा, इसका जवाब भारत से मांगा जाना चाहिए। चीन भारत के साथ उन सभी देशों का विरोध करता है जो तिब्बत लोगों को अपने यहाँ शरण देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में बनेंगी रूसी AK-203 राइफलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफलों को भारत में बनाने के एक बड़े समझौते को अंतरिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। AK-203 राइफल्स AK-47 राइफल्स का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत संस्करण है। ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसॉस राइफल्स की जगह लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई सोइगु
के साथ द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। राजनाथ ने ट्वीट कर बताया कि 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार रूस ने दोहराया है कि वह पाक को हथियार की आपूर्ति नहीं करने की नीति पर कायम रहेगा। वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं अगले 2 दिन मलक्का में युद्धाभ्यास करेंगी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कारोबार को 508 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा डाटा व एआई। और दूसरी न्यूज़ है त्योहारी सीजन में कर्ज बांटने में नहीं चलेगी कोई कोताही। कोरोना बाद के दौर में इकोनॉमी को आगे ले जाने में डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका नजर आ रही है। वर्ष 2025 तक देश के प्रमुख 9 सेक्टरों में डाटा और एआई के इस्तेमाल से उनके कारोबार में 500 अरब डॉलर तक इजाफा किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ता वस्तु व खुदरा कारोबार, कृषि, बैंकिंग व बीमा, टेलीकॉम, मीडिया व आईटी, एनर्जी व इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक्स, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग व असेंबलिंग, हेल्थ केयर व पब्लिक सेक्टर शामिल हैं। नीति आयोग एवं आईटी मंत्रालय इन प्रमुख सेक्टरों में डाटा और एआई की संभावना को साकार करने में प्रयासरत हैं। नेस्कॉम की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक डाटा और एआई के इस्तेमाल से अगले 5 वर्षों में सबसे अधिक कंज्यूमर गुड्स के कारोबार में 95 अरब डॉलर यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद कृषि और बैंकिंग व बीमा क्षेत्र का नंबर है। नेक्स्ट है त्योहारी सीजन में कर्ज बांटने में नहीं चलेगी कोई कोताही। अर्थव्यवस्था के गहरी मंदी में जाने व बैंकिंग कर्ज की रफ्तार में बड़ी कमी आने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से साफ कहा है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद इस वर्ष के त्योहारी सीजन में कर्ज वितरण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बैंकों व एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में वित्त मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिस तरह से पिछले वर्ष सितंबर अक्टूबर में देश भर में कैंप लगाकर कर्ज बांटने की मुहिम चलाई गई थी, ठीक उसी तरह इस वर्ष भी होनी चाहिए। उन्होंने बैंकों को यह भी कहा कि मोरेटोरियम की सुविधा लेने वाले व कोविड की वजह से कर्ज नहीं चुका पाने वाले ग्राहकों के लिए नई समाधान योजना 15 सितंबर तक तैयार कर लें। वित्त मंत्री ने कहा कि नई समाधान योजना इस तरह की होनी चाहिए कि संभल सकने लायक कंपनियों को कर्ज मिलने और उन्हें दोबारा कारोबार शुरू करने में कोई परेशानी ना हो। यह योजना 15 सितंबर तक बन जानी चाहिए। इस प्रकार इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद ग्राहक इसका फ़ायदा उठा सकें। कुछ बैंकों की तरफ से वित्त मंत्री को यह बताया गया कि उन्होंने आरबीआई की तरफ से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर अपनी समाधान योजना बना ली है और अब ग्राहकों से संपर्क साधने की मुहिम शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी अड़चन उन ग्राहकों की पहचान में आ रही है जिनकी आय कोविड-19 से प्रभावित हुई है, लेकिन इसका कुछ रास्ता निकाला गया है। इस बारे में नियम स्पष्ट किए जाएंगे। वित्त मंत्री की तरफ से भी यह आश्वासन मिला है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अस्वीकार्य है पुलिस की अक्षमता। जब अपराधी बेखौफ होकर विचरण करते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं तब जनता में यही धारणा बनती है कि शासन प्रशासन उनके आगे बेबस है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख रहे विक्रम सिंह ने। दूसरा आर्टिकल है क्वाड के जरिए काबू में आएगा चीन। इस समूह में भारत की सक्रिय भागीदारी एशिया के शक्ति संतुलन को चीन के खिलाफ कर सकने में सक्षम है। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर सिंह ने। तीसरा आर्टिकल है हमारा झुग्गी बस्तियों का विस्तार। जिस तरीके से भारत में झुग्गी बस्तियों का विस्तार है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे रोक लगाने की मंशा बना चुका है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अस्वीकार है पुलिस की अक्षमता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत एक पहेली बन गई है। इसे लेकर देश विदेश में चर्चा छिड़ी हुई है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस ने आपराधिक अनुसंधान शुरू करने से पहले
ही यह घोषणा कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। यह कहने से पहले उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक का भी इंतजार नहीं किया। दंड प्रक्रिया संहिता 174 के अंतर्गत उसने 65 से ज़्यादा दिनों तक जिस तरह इस मामले की जांच विवेचना की, उसका कोई औचित्य नहीं था। मुंबई पुलिस ने फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियों से पूछताछ की, परंतु सुशांत के घर रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा, और वह भी तब जब उनकी मौत को लेकर चर्चा का माहौल गर्म था। मुंबई पुलिस ने मादक पदार्थों की प्राप्ति और सेवन के बारे में भी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। सुशांत का मोबाइल फोन पुलिस के पास 25 दिनों तक रहा, पर उसने एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश और कॉल डिटेल्स के जरिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश नहीं की। इस मामले में पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी। ऐसे में असमंजस की स्थिति बन गई और पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया। जब कभी पुलिस की जांच पर सवाल उठते हैं अथवा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो मूल कारण पुलिस के पास वांछित अधिसूचना का अभाव होता है, या फिर उसका संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करने की को लेकर बरती जाने वाली उदासीनता। यह स्थिति किसी भी पुलिस बल और शासन प्रशासन के लिए आत्मघात से कम नहीं है। आखिर क्या कारण है कि दंगाई निडर होकर निरंतर जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, राष्ट्र मूक दर्शक बनकर बैठा है। यह संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने संबंधी अधिनियम लागू कर दिया गया है। कर्नाटक और अन्य प्रदेश ने भी इस प्रकार का अधिनियम लाने की इच्छा व्यक्त की है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे। एक लुंज पुंज कानून व्यवस्था अपराधियों, चरमपंथियों, दंगाइयों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने में एक अड़चन पैदा करती है। इसके दूरगामी परिणाम और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जब अपराधी बेखौफ होकर विचरण करते हैं या फिर शरारती तत्व मनमाने तरीके से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तब आम जनता में यही धारणा बनती है कि शासन प्रशासन उनके आगे बेबस है। इस धारणा को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए कड़े अधिनियम, शीघ्र विवेचना, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया एवं दंड आवश्यक है। इस कड़ी में हमें सर्वप्रथम पुलिस सुधार करना होगा। अभी पुलिस में लगभग 30% पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। पुलिस बल को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी देना होगा। उसे वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर तरीकों और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस करना होगा। बगैर ऐसा किए कानून के शासन की स्थापना कठिन है। नेक्स्ट आर्टिकल है, क्वाड के जरिए काबू में आएगा चीन। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच क्वाड समूह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह एक ऐसा नए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस समूह की स्थापना का विचार सबसे पहले हाल में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने 2007 में रखा था। 2011 में इसकी पहली औपचारिक शुरुआत हुई है। मूलतः इसमें 3 सदस्य थे, अमेरिका, जापान और भारत। इसे प्रजातांत्रिक देशों के समूह के रूप में रेखांकित किया गया है क्योंकि इसमें शामिल होने वाले सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। 2011 के बाद लंबे समय तक इस समूह को गतिविधियां सीमित रहीं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया भी इस समूह में शामिल हो गया। इस समूह की स्थापना मुख्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देने के लिए की गई है। हाल के समय में इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती दी गई है। यह काम चीन द्वारा ही किया गया, चाहे वह दक्षिण चीन सागर का मामला हो या पूर्वी चीन सागर का या फिर मेकांग नदी जल साझेदारी का। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं की अवमानना की है। चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि क्वाड को जल्द से जल्द एक सशक्त संगठन के तौर पर उभारा जाए। इस समूह ने साझा नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अभी तक इस अभ्यास में अमेरिकी, जापान और भारत शामिल होते थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं क्योंकि वह भी चीन से तंग है। 2019 के G20 शिखर सम्मेलन में क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं ने अलग से बैठक की थी। इसके बाद पिछले महीने क्वाड समूह की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक अक्टूबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया शुरू में क्वाड समूह में सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त उत्सुक
नहीं था, लेकिन उसकी ओर से कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद उसके और चीन के बीच तनाव बढ़ गया। आज ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ इस समूह में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार है, बल्कि चीन के खिलाफ खासा मुखर भी है। क्वाड समूह में वियतनाम, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल करने का प्रयास है। क्वाड समूह की बढ़ती सक्रियता से चीन परेशान है। हाल में चीन सरकार ने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को ऐसे समूह का सदस्य नहीं बनना चाहिए, लेकिन भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन लद्दाख सीमा पर आक्रामक है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वह लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन चीन सुधरने के लिए तैयार नहीं है। चीन मुख्य तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता रहा है। चीन ने सोचा था कि मोदी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तरह रक्षात्मक ही रहेगी, लेकिन मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली है। इससे चीन हतप्रत है। नेक्स्ट आर्टिकल है झुग्गी बस्तियों का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास रेल पटरियों के किनारे स्थापित झुग्गी बस्तियों को हटाने का जो दिशा निर्देश जारी किया है वह पूरे देश में प्रभावी हो सके तो बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में बसी झुग्गी बस्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये बस्तियां गंदगी का गढ़ बनने के साथ प्रदूषण फैलाने का भी जरिया बनी है। हालांकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने 2018 में ही इन झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको प्रदूषित करने के साथ रेलवे की सुरक्षा के लिए खतरा भी बनी हुई थी। जिन कारणों से एनजीटी के आदेश के बाद भी ये झुग्गियां बस्ती नहीं हट सकी, उनका संकेत सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से मिलता है कि उसके फैसले के क्रियान्वयन में ना तो कोई अदालती आदेश आड़े आना चाहिए और ना ही किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप सहन किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि दिल्ली ही नहीं, देश भर में रेल पटरियों के किनारे झुग्गी बस्तियां इसलिए बस जाती हैं क्योंकि नेता उन्हें संरक्षण देते हैं। नेताओं ने स्वार्थ के आगे नौकरशाह की समस्या से मुंह फेरने में ही अपनी भलाई समझी है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि दूसरे दौर में थमा नागल का सफर। भारतीय युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने न्यूयॉर्क में यूएस ओपन में जिस दमदार अंदाज में अमेरिकी खिलाड़ी ब्रैडले क्लान के खिलाफ पहले दौर में मुकाबला जीतकर आगाज किया था, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाने लगी थी। विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर काबिज नागल क्लान को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिंगल्स मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, लेकिन वह दूसरे दौर की चुनौती में पार नहीं पा सके और तीसरे नंबर के खिलाड़ी थियम ने यह मुकाबला 6-3, 6-3, 6-2 से जीत लिया। फ्लिशिंग मेडोज पर पिछले साल रोजर फेडरर के खिलाफ एक सेट जीतने वाले हरियाणा के झज्जर के रहने वाले नागल ने 2 घंटे 1 मिनट तक थियम की चुनौती का सामना किया, लेकिन वह कभी भी उनसे बढ़त लेते हुए नजर नहीं आए। यूएस ओपन में गुरुवार रात को जब नागल दूसरे दौर के मुकाबले के लिए थियम के खिलाफ उतरे तो पूरे देश की नज़रें उन पर टिकी हुई थी। पहली सर्विस थियम ने की, जबकि मैच का पहला पॉइंट नागल ने हासिल किया था। तो ये 4 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।